लेट्स बाइट बयानबाजी। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने न्यायपालिका पर बढ़ते दबाव पर चिंता जाहिर की। दिल्ली में एक कार्यक्रम में प्रशांत भूषण ने कहा कि भारत की न्यायपालिका से जुड़े ये पहलू लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। एक और जज जो अयोध्या में थे, नजीर साहब, उनको गवर्नर बना दिया गया। एक और जज पहले थे जिन्होंने अमित शाह को रिलीफ दिया था, सदाशिवम साहब, उनको भी गवर्नर बना दिया गया। एक और जज अरुण मिश्रा, जिन्होंने कम से कम 20 फैसले अडानी और सरकार के हक में किए हों, एक भी फैसला सरकार के खिलाफ नहीं किया अपने पूरे टेन्योर में, उनको एनएचआरसी का चेयरमैन बना दिया। खानविलकर साहब, जिन्होंने यूएपीए और पीएमएलए को और ड्रैकोनियन बना दिया, उनको लोकपाल बना दिया। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम जो सरकार ने करी है, इस भाजपा सरकार ने, कि निष्पक्ष और इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग जजेस का अपॉइंटमेंट ही नहीं होने दे रहे। कानून ये कहता है कि जजों की नियुक्ति जो है अब सरकार नहीं करेगी, सीनियर 5 जजों का कोलिजियम, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 5 जजों का कोलिजियम करेगा। सरकार के पास बस एक अख्तियार है कि अगर उनको उनमें से नाम जो रेकमेंड करे हैं उनमें कोई आपत्ति है तो एक बार वो नाम वापस भेज सकती है आपत्ति जताकर। उसके बाद अगर कोलिजियम यूनानिमसली रीटरेट करता है उन नामों को तो सरकार को अपॉइंट करना पड़ेगा। हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि कोलिजियम कुछ जजों को रेकमेंड करता है, सरकार उस पर बैठी रहती है, ना नोटिफिकेशन इशू करती है, ना ही वापस भेजती है आपत्ति के साथ, सालों साल बैठी रहती है। कभी कभी जब चीफ जस्टिस फॉलो अप करता है कि भाई आप ये बता क्यों नहीं रहे, इस पर नोटिफिकेशन क्यों नहीं इशू कर रहे, या आपत्ति जताइए या नोटिफिकेशन इशू करिए, तब सरकार कई बार आपत्ति जताकर वापस भेजती है। उसके बाद कई बार दर्जनों ऐसे केस हैं हमारे सामने जिसमें कोलिजियम ने यूनानिमसली रीटरेट भी कर दिया कि भाई नहीं, हम ये चाहते हैं कि इन्हीं की नियुक्ति हो, इसी जज की नियुक्ति हो, लेकिन उसके बाद भी नोटिफिकेशन नहीं इशू होता, सालों साल तक नहीं इशू होता। ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट को ही कंटेम्प्ट एक्शन लेना चाहिए लॉ मिनिस्टर के खिलाफ, या जो भी लॉ सेक्रेटरी, लॉ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जो भी नोटिफिकेशन नहीं इशू कर रहा उसके खिलाफ कंटेम्प्ट एक्शन लेना चाहिए। लेकिन इनमें इतनी हिम्मत नहीं अभी तक जुटा पाए हैं सुप्रीम कोर्ट वाले कि कोई कंटेम्प्ट एक्शन लें। तो इसके वजह से सरकार को खुली छूट मिली हुई है कि जो भी उनको लगता है कि भाई ये जज इंडिपेंडेंट होगा या हमारे साथ नहीं खड़ा रहेगा सरकार के साथ, उसका वो नोटिफिकेशन ही नहीं करते, उसको अपॉइंट ही नहीं होने देते। लेकिन तीसरा जो सबसे खतरनाक तरीका सरकार ने अख्तियार किया है वो ये है कि हर जज के ऊपर एक डोजियर बनाया जाता है। सारी एजेंसीज को कह दिया गया है, आईबी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, सबको कह दिया गया है कि भाई सारे जजों के ऊपर डोजियर बनाओ, और पुलिस सबको। अब वो डोजियर बनाते हैं उन जजों के बारे में और उनके बच्चों के बारे में, उनके वाइफ्स वगैरह के बारे में। अगर कोई भी कमजोरी किसी जज की पकड़ में आ जाती है तो उस कमजोरी को इस्तेमाल करके उस जज को ब्लैकमेल किया जाता है। और अगर वो जज चीफ जस्टिस हो और उसको आपने सक्सेसफुली ब्लैकमेल कर लिया तो फिर आधी जुडिशरी आपके हाथ में आ गई, क्योंकि चीफ जस्टिस जो है सिर्फ एक जज ही नहीं है, बल्कि वो ये तय करता है कि कौन सा केस कौन सी बेंच सुनेगी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार के मंडी और उप मंडी यार्ड में खाद्य पदार्थों और कृषि उपज पर 100 रुपए के लेन देन पर 50 पैसे यूजर चार्ज के आदेश का विरोध किया है। गहलोत ने एक्स पर लिखा कि रोज काम आने वाले दाल, चावल, आटा, मैदा, सूजी, तिलहन, खाद्य तेल, नमक और ड्राई फ्रूट्स इसके दायरे में आएंगे, जिससे खाद्य पदार्थों के व्यापारियों और ग्राहकों दोनों पर आर्थिक भार पड़ेगा। इसके विरोध में प्रदेश की 247 खाद्य मंडियों के व्यापारी हड़ताल पर हैं। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार को अविलंब इन व्यापारियों से बात कर समाधान निकालना चाहिए। राहुल गांधी की बिहार में वोट अधिकार यात्रा जारी है। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार का दौरा किया और कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया।
उनके इस दौरे पर राहुल गांधी ने मोदी का नाम लिए बिना कहा कि मोदी ने वोट चोरी के मुद्दे पर कुछ नहीं कहा। वोट चोर महाराज बिहार आए, आज गया गए और कहते हैं एसआईआर की बात करते हैं। भाइयों और बहनों, एसआईआर की बात करते हैं और मैंने जो मुद्दा उठाया, जो माधेपुरा कर्नाटक की एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोट निकले, जिसके माध्यम से बीजेपी चुनाव जीती, उसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ क्यों नहीं कहते हैं? हरियाणा के चुनाव के बारे में कुछ क्यों नहीं कहते? महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में कुछ क्यों नहीं कहते? मणिपुर में जो हो रहा है उसके बारे में कुछ क्यों नहीं कहते? सच्चाई ये है भाइयों और बहनों कि इलेक्शन कमीशन और प्रधानमंत्री बीजेपी मिलकर लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हैं, संविधान को मिटाने में लगे हैं। और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आरजेडी की ताकत घट चुकी है, इसीलिए उनको राहुल गांधी को साथ लेना पड़ रहा है। आज किस तरीके से राजद कांग्रेस के पीछे पुछलग्गू की तरह लगी हुई है, किस तरीके से राहुल गांधी जी को ये लोग पूरे प्रदेश में घुमा रहे हैं, ये अपने में दर्शाता है ना कि भैया राजद की ताकत कितनी ज़्यादा घट चुकी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक कॉन्क्लेव में कहा कि अगले 1.5 सालों में मध्य प्रदेश में रेल कोच और मेट्रो कोच का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में उद्योगों को तमाम सहूलियतें दी जा रही हैं। मैंने अभी आपको बताया 18 पॉलिसियां लगाई है हमने कि भाई हमको आप सीसीआईपी में आकर के कैबिनेट की सब कमेटी हमने बनाई हुई है कि अगर 500 करोड़ से ज़्यादा का निवेश लाते हैं और आपने कहा कि मान लो हम एक इंडस्ट्री लगाते हैं और इंडस्ट्री में हमको इलेक्ट्रिसिटी में छूट चाहिए, पानी में चाहिए कुछ हो, तो उनके अपनी गंभीरता देखते हुए उनके प्रस्तावों के आधार पर तुरंत हम अपने वहीं से मंजूरी देते हैं। और उसका परिणाम निकला कि लगभग आज हमारी मेरे आने के बाद में 285 इंडस्ट्रियों का तो हमने अपने आप में, एक सरल उदाहरण देता हूँ, इसी साल में अपने हमारे राज्य के बाहर बेंगलोर में BEML के पास हमने रोड शो में रेल कोच बनाने के लिए उनका तरफ से ऑफर आया था। और अभी राजनाथ सिंह जी माननीय अभी हाल यहाँ से थोड़ी देर पहले ही गए हैं, मेट्रो के रेल कोच बनाने का 4 महीने के अंदर हमारी लैंड आवंटन हो गई, सारी फॉर्मेलिटी निपट गई, भूमि पूजन कर दिया उनने, और 1.5 साल में रेल कोच, मेट्रो कोच सब बनेंगे अपने आप। तो ये सभी सेक्टर में सरलीकृत व्यवस्था के आधार पर सिंगल विंडो सिस्टम के अलावा भी पॉलिसियाँ इतनी सरल है कि हमको उसमें तुरंत हमारी लैंड बैंक के और ये सब के कारण से आप अगर आज आवेदन करते हो तो आपको 8 दिन में तो हम अपने, मैं जब अपनी विदेश दौरे में गया तो कई लोगों को वहीं लैंड आवंटित कर दी, जहाँ होते वहीं से कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र सरकार ने हाल ही में कोटा में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्वीकृति दी है। लोकसभा अध्यक्ष और कोटा के सांसद ओम बिरला ने कहा कि ये मांग आजादी के बाद से ही लगातार की जा रही थी। उन्होंने कहा कि इससे कोटा के लोगों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। आजादी के बाद लगातार मांग थी कि कोटा में नया एयरपोर्ट बने ताकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हवाई सेवाओं का लाभ इस कोटा की श्रेष्ठ नगरी को मिल सके। आज ये सपना पूरा हुआ है। जनता की बहुत आकांक्षा थी और कोटा के हाड़ौती के विस्तार के लिए यहाँ के उद्योग, यहाँ के पर्यटन, यहाँ की शिक्षा, तमाम क्षेत्रों के अंदर हवाई सेवाओं से विस्तार की संभावनाएं बढ़ती हैं। आने वाले समय में इस क्षेत्र की औद्योगिक में विकास होगा, पर्यटन के क्षेत्र में विकास होगा और एजुकेशन सिटी के रूप में और विकास होगा, ताकि हम नए नए क्षेत्रों को खोल सके। देश भर से कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। अभी रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी बेटर, एयर कनेक्टिविटी के बाद कोटा के विकास की संभावनाओं का और अपार। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सुप्रीम कोर्ट के एसआईआर के लिए आधार कार्ड को भी मान्य करने का स्वागत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला चुनाव आयोग के लिए झटका है और ये वोट चोरों की बदनीयती का मुंह तोड़ जवाब है।
1 घंटा 24 मिनट की मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्ञानेश कुमार जी को 1 मिनट के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने धता बताया, जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर से कहा कि एसआईआर में 11 दस्तावेजों की सूची के अलावा आधार कार्ड भी मान्य होगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और यह फैसला न सिर्फ चुनाव आयोग पर करारा तमाचा है, बल्कि उन सब लोग जो कि वोट चोरी की बदनीयती रखते हैं और उस हिसाब से काम करते हैं, उनको भी मुंह तोड़ जवाब है। वरना चुनाव आयोग तो बड़े लेवल पर धांधली कर रहा था। चुनाव आयोग ने तो बिहार में मन मर्जी से वोट काटे थे। दलितों, वंचितों, शोषितों, आदिवासियों, गरीबों को अपने सबसे ताकतवर वोट के अधिकार से वंचित किया था। मृत लोगों को जीवित कर दिया था, जिंदा लोगों को मार दिया था। लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। आधार कार्ड मान्य होगा और यह बात सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कही है। लोकतंत्र में अगर एक भी व्यक्ति के वोट के साथ खिलवाड़ होता है तो वो दिक्कत तलब बात है। यहां पर तो बड़े लेवल पर धांधली चल रही है। लेकिन लोगों को भी कुछ बातें समझ में आ गई हैं। लोगों को समझ में आ गया है कि अगर वोट का अधिकार छिन गया तो कल को नागरिकता पर भी सवाल उठ सकता है। डिटेंशन कैंप भी भेजे जा सकते हैं। पुरखों की जो जमीनें हैं उस पर भी सवालिया निशान खड़े हो सकते हैं, वो भी हड़पी जा सकती है। और इसलिए लोग मुखरता से बोल रहे हैं। लोग अपने सरकार चुनने के अधिकार के साथ किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं चाहते हैं। जब राहुल गांधी बिहार में खड़े होकर वोट चोरी पर बोल रहे हैं तो बिहार का बच्चा बच्चा वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहा है। यह गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। आज लोकतंत्र की बड़ी जीत हुई है। 14 अगस्त को इसी सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला लिया तो चुनाव आयोग ने नाक रगड़कर 65 लाख लोगों का नाम सार्वजनिक किया कि उनके वोट क्यों काटे गए थे। यह अलग बात है कि उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था कि नाम बताने ना पड़े और नियम जिसके तहत काटा गया वो भी ना बताना पड़े। लेकिन अपनी साख पर इतनी धज्जियां उसकी उड़वाकर, इतना भट्टा बैठाकर चाहता क्या है चुनाव आयोग? इस देश में निष्पक्ष चुनाव कराना आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। लेकिन आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी तो छोड़िए, आप तो थोड़ी सी लाज, थोड़ी मर्यादा, थोड़ी शालीनता भी नहीं रख पा रहे हैं। और आपकी जो डायलॉग बाजी और ड्रामों से भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसकी तो धज्जियां रोज उड़ रही हैं। अभी भी समझ रहते हुए वोट चोरी बंद कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में कल 3 नए मेट्रो रेल मार्गों का उद्घाटन किया था। इस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आज मुझे थोड़ी पुरानी यादें ताज़ा करने की इजाज़त दें। उन्होंने लिखा, भारत के रेल मंत्री के रूप में महानगर कोलकाता में मेट्रो रेल कॉरिडोर की श्रृंखला की योजना बनाने और उन्हें मंजूरी देने का सौभाग्य मिला। ब्लूप्रिंट तैयार किए, धन की व्यवस्था की, कार्य शुरू किया और ये सुनिश्चित किया कोलकाता के अलग अलग छोर एक मेट्रो ग्रिड से जुड़े। ममता ने लिखा, मेट्रो के बुनियादी ढांचे का विस्तार मेरे लिए एक लंबी यात्रा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से भारत पर लगाए गए बेतहाशा टैरिफ पर अब उनके ही अधिकारी बोलने लगे हैं। ट्रंप के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन ने कहा कि रूस पर लगे प्रतिबंध भारत के कदम को नहीं रोकते। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका को भारत का रूसी तेल खरीदना पसंद नहीं है तो प्रतिबंध बदलो और सभी को इससे रोको। बोल्टन ने यह भी सवाल उठाया कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाए लेकिन चीन पर नहीं। But I have to say also that the sanctions as written do not preclude India or anybody else from buying at the capped Russian oil price or below $60 a barrel and then selling it elsewhere. So if that's what the complaint is, the complaint lies with the sanctions, not so much with India's behavior. Part of the reason the price cap is there at all is that the US and Europe didn't want to impose a complete prohibition on the purchase of Russian oil because they wanted to keep global energy prices down. They didn't want to force Russian oil off the market entirely because they didn't want price at the gas pump in the United States or Europe to go up. And what that shows is when you've got sanctions that have two different goals, in fact, two contradictory goals, one is reduce revenues to Russia for the sake of the war, the other is to keep U.S. gasoline prices at home down, those are contradictory. The right answer is the right answer from the sanctions drafter is to say it's prohibited to buy any Russian oil or gas. ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।